ये अब आपको पटना की तस्वीर दिखाते हैं कि पटना में जो आज मुलाकातें हुई हैं उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। तस्वीर इस वक्त आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं अमित शाह नीतीश कुमार से मिले, लेकिन वो यहाँ अकेले नहीं थे, बल्कि इस मीटिंग में संजय झा मौजूद थे, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जो इस वक्त मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में भी दिखा रही हूँ। और ये मीटिंग करीब 25 मिनट तक चली। अब देखिए, सवाल ये उठे कि एनडीए में सीटों को लेकर जो खींचतान की बात थी, क्या ये समझा जाए कि इस मुलाकात के बाद जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी या जहां पर पेंच फंसा हुआ था, क्या वो पेंच इस मुलाकात के बाद, अमित शाह के जाने के बाद सुलझ गया है? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिसका सबको इंतजार है वो है एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान। कयासों के गर्म बाजार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना के मौर्या होटल में बंद कमरे में अमित शाह और नीतीश की मुलाकात हुई। बैठक करीब 25 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिसको लेकर थोड़ी बहुत तकरार चल रही थी। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की शिष्टाचार मुलाकात थी, दोनों ने आपस में बात किया। इसके बारे में कोई तीसरे व्यक्ति कुछ भी कहें या कहीं से भी उचित नहीं है। अच्छा बात है ना, ये तो होता रहेगा ना, चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जुड़वा भाई है, तो भाई लोग मिलते ही रहेंगे। सब समय पर खबर हो जाएगा, चिंता मत करिए। बीजेपी और जेडीयू भले ही इस मुलाकात को लेकर पत्ते खोलने से बच रहे हों, दोनों पार्टियां भले इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुलाकात में वो एजेंडा जरूर सेट हो गया जिस पर एनडीए बिहार में चुनावी राह पर आगे बढ़ेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैठक में नीतीश और शाह के अलावा विजय चौधरी, संजय झा और सम्राट चौधरी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शाह और नीतीश के इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बात के साथ साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। चुनाव की तैयारी को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नाम पर भी बात हुई और साथ ही वो एजेंडे जिसको लेकर एनडीए चुनाव में जाएगी, इस पर भी बात हुई। चुनाव में करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है। उससे पहले दौरे, रैलियों और मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। आज गृह मंत्री अमित शाह पटना में नीतीश कुमार से मिले। पहले उन्होंने एनडीए के एजेंडा का फॉर्मूला तैयार किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को लेकर आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 31 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के वोटर्स को सबूत के तौर पर सामने रखा और ये बताया कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र बार बार हो रहा था, वो कब सामने आएगा। लेकिन पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये रिपोर्ट। In setting up and demonstrating to a claim here, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वोट हटाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरा। उन्होंने लगातार ब्यौरे देते हुए आरोप लगाया कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटने की कोशिश की गई। इसके लिए फर्जी आवेदन इस्तेमाल किए गए, किसी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, राज्य के बाहर के फोन नंबरों का इस्तेमाल हुआ। जिनके नाम पर वोट काटे गए उन्हें जानकारी तक नहीं थी। कर्नाटक में सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। 18 सीटों पर सीआईडी ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने ब्यौरा नहीं दिया। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर 6850 वोट बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वही तकनीक अपनाई जा रही है। इधर चुनाव आयोग के सूत्रों ने
राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। ये भी कहा कि इस मामले में खुद आयोग ने 2023 में एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता। बिना सुनवाई कोई वोट डिलीट नहीं हुआ है। संबंधित व्यक्ति की सुनवाई होती है। 2023 में आलंद में कुछ वोट डिलीट करने की असफल कोशिश हुई। इसी ने खुद इस केस में एफआईआर दर्ज कराई है। ये भी याद दिलाया कि आलंद सीट 2018 में बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में ये कांग्रेस के हिस्से में आ गई। वैसे राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर आए। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और अब उनकी हताशा बोल रही है। उनकी हताशा, निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। इधर राहुल गांधी का कहना है कि अभी उनका हाइड्रोजन बम आना बाकी है। महोबा में एक घर में 4000 से ज्यादा वोट और कई घरों में सैकड़ों वोट मिलने की छानबीन में लगे आयोग का सिरदर्द राहुल के नए आरोपों ने कुछ बढ़ा जरूर दिया है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने भी खारिज किया, लेकिन इस बीच अब क्योंकि पॉलिटिकल पारा उनके बयान को लेकर हाई है, इस बीच बिहार के भी चुनाव है, आने वाले कुछ और राज्यों में चुनाव है। रविशंकर प्रसाद और प्रियंका गांधी ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort and Rahul ji has very clearly exposed it. 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात जाकिर नाइक की। जी हाँ, जाकिर नाइक जिसे लेकर कई तरह के सवाल थे। खबर तो इस तरह की भी चल रही थी कि एड्स की बीमारी है क्या, लेकिन इस बीच एक वीडियो आया है और इस वीडियो को लेकर बड़ी चर्चा है इस पर। पहचाना आपने? विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की बंजी जंपिंग करते हुए ये तस्वीर वायरल है। लेकिन जाकिर नाइक को ये तस्वीर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जाकिर को ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है कि ये जो बंजी जंपिंग है ये 430 फीट की ऊंचाई से यानी 130 मीटर की ऊंचाई से यानी 45वें फ्लोर के बराबर की हाइट से की जा रही है। I am Dr. Zakir Naik and I would like to inform all of you that Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala Almighty God, I am healthy. There has been a fake news circulating since more than a week, since last Tuesday, the 9th of September 2025, that I am sick and I have been hospitalized in Sunway Medical Center in Kuala Lumpur in Malaysia. This is a fake news and it was clarified by me the next day, on Wednesday, the 10th of September 2025, on most of my social medias, including on my official Facebook, which has, alhamdulillah, more than 24 million followers, that this is a fake news. कुछ समझे आप? दरअसल पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। इसी खबर को गलत ठहराने के लिए जाकिर नाइक को अपनी सेहत के बारे में सफाई देनी पड़ रही है और इसी की पुष्टि के लिए बंजी जंपिंग वाला ये वीडियो भी जारी किया गया है। लाल रंग के सेफ्टी हेलमेट में जाकिर नाइक को देखिए। आवाज आती है, आप रेडी हैं?
जवाब मिलता है रेडियो। और इसी के साथ जाकिर नाइक हवा में, नीचे समंदर का नीला पानी। भारत में वांटेड जाकिर नाइक की मौजूदगी पिछले 9 वर्षों से मलेशिया में है। जांच एजेंसियां लंबे समय से जाकिर के प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं। जाकिर पर आतंकवाद के लिए फंडिंग, नफरती भाषण और इसके जरिए युवाओं में कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं ओपी राजभर। खबर उनको लेकर क्योंकि ये अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पीला गमछा पहनकर चलिए, सम्मान ज्यादा मिलेगा, पुलिस वाले भी इज्जत करेंगे। लेकिन उनके इस दावे की पोल इस तस्वीर ने खोली। वीडियो यूपी के गाजीपुर जिले का है, लेकिन वायरल पूरे देश में है। और इस तस्वीर में सबसे ध्यान देने वाली चीज ये पीला गमछा है। पीला गमछाधारी व्यक्ति सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। वही पार्टी जिसके नेता हैं योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिस पीले गमछे को अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का प्रतीक बताते हैं, उसी पीले गमछे में एसपी ऑफिस पहुंचा उनका कार्यकर्ता पिट गया। वीडियो में पीला गमछा देखकर राजभर के विरोधियों की बातचीत खिल गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर राजभर का ही पुराना बयान उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई वाले वीडियो के साथ साझा कर दिया। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। घटना गाजीपुर जिले में एसपी ऑफिस की है। महिला सिपाही ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ता वहां एसपी को एक ज्ञापन देने पहुंचे थे। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि कार्यकर्ता ने उसकी वर्दी खींची और गलत तरीके से उसकी बॉडी को टच भी किया। फिलहाल पुलिस और राजभर की पार्टी के बयान से लगता है कि मामले को रफा दफा कर दिया गया है। अवगत कराना है कि आज 17 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि उस समय का है जब सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर एक ज्ञापन लेकर आए थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो के संबंध में संबंधित से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि जो भी प्रकरण वीडियो में दिख रहा है वो पक्षों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। जो भी हो, फिलहाल ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के लिए हथियार बन गई हैं, क्योंकि जो राजभर कभी अखिलेश के लिए जरूरी थे, फिलहाल अखिलेश उन्हें सार्वजनिक तौर पर गैर जरूरी ही बताते हैं। जरा सुनिए, अखिलेश को जब पिछले दिनों याद दिलाया गया कि राजभर का जन्मदिन है तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। की बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की।